आइए, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो हमने राजस्थान इतिहास में तराइन का प्रथम युद्ध करवा दिया था। आज तराइन का द्वितीय युद्ध देखते हैं। जो अपने बेसिकली इंफॉर्मेशन अपन ने फर्स्ट युद्ध में ले ली थी लगभग। आज देखते हैं अपन तराइन का द्वितीय युद्ध। युद्ध को पढ़ने से पहले एक बार इसकी सन देख लेते हैं अपन पहले तो, है ना। कब हुआ था? 1192 ईस्वी। किस किस के मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेज गोरी, जो मोहम्मद गोरी था, उसके बीच। हार जीत का परिणाम लास्ट में देखेंगे, अभी नहीं। आगे कहाँ पे हुआ था? तो करनाल। करनाल है हरियाणा, ठीक है। वहां पे ये युद्ध हुआ था। कौन सा? तराइन का जो मैदान है वो कहाँ है? करनाल हरियाणा में स्थित है, ठीक है। अब इसको एक बार समझते हैं अपन कि 1191 में क्या आया था? गोरी का आया था, भारत आया था। जो अपन ने काइंद्रा का युद्ध देखा और वो देखा, इसकी हार देख ली। 1191 में जूते खा के कहाँ गया था ये? वापस गजनी गया था। कौन? गोरी। 1191 में इसकी क्या हुई थी? हार हुई थी। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था ना, उसमें गोरी की क्या हुई थी? बूंदी तरीके से हार हुई थी। लेकिन सेकेंड युद्ध जो हुआ था उसमें 1192 ईस्वी में, ये जो यहाँ से जो एक साल का, ये कब हुआ था? 1191 ईस्वी। एक साल के पीरियड में इसने क्या की थी? पहले तो वो कल अपन ने देखी थी, दो सौगन खाता है ये, कि एक तो जब तक पृथ्वीराज या इसको चौहान को हरा नहीं देता तब तक में ना तो अन्न, जल, अन्न को इसने त्याग दिया था। और जिस वेशभूषा में ये था, यानी राजा था ये वहां का, तो उस वेशभूषा को त्यागूंगा नहीं। तो इसने एक शर्त तो तोड़ी थी कि सैनिकों के कहने पे कि खाना खा लो वरना हड्डी हो जाओगे। और वैसे भी बहुत दुबला पतला हो गया था ये, तो एक खाने वाली शर्त तोड़ दी। बर्रान में आते आते, पर वस्त्र वही पहने रखे थे। बर्रान में आते आते इसने सारी इसकी क्या की सेना को एकत्रित किया और रणनीति बनाने लगा, चाले बनाने लगा कि कैसे ना कैसे करके अपने को इसको जीतना है। और 92 ईस्वी में जब इन्होंने सोचा, भेजा कहाँ? भारत में भी कहाँ? राजस्थान में भी कहाँ? अजमेर। किसी को भेजा कि जाओ अजमेर में जो अपना दुश्मन है चौहान, पहले पता करके आओ कि भारत में इसका दुश्मन कौन है। तो आपको पता है, जयचंद गढ़वाल, कन्नौज वाला। कन्नौज कौन? जयचंद गढ़वाल। इसको एक सपोर्ट था कि जयचंद गढ़वाल अपनी सैनिक सहायता करेगा। कौन करेगा? जयचंद गढ़वाल। जैसे ये यहां से स्टार्ट होता है कहां? भारत के लिए, तो तराइन के मैदान के आसपास आके ये डेरा डालते हैं। 1192 ईस्वी सेना वेना व्यवस्थित कर ली। यहाँ आने से पहले इसने एक रणनीति आजमाई थी कि अपन पिछली बार गए थे 91 में, भूंडी तरीके से जूता था ये। तो इसने क्या किया? 10,000, कितने? 10,000 इसके जो सैनिक थे हराउल वाले। कौन से? अब आप पूछोगे हराउल क्या होता है? तो एक जैसे युद्ध का मैदान होता है, मान लो ये इधर सैनिक है, क्या है? सैनिक है, ठीक है। तो जो आगे जो योद्धा होते हैं ना, जो खुखार योद्धा होते हैं, यानी जो जाते मरने मारने पे रहते हैं, उसे तो बोलते हैं हरावल। उटाला का किला पढ़ेंगे ना अपन मेवाड़ में, जब देखना हरावल के ऊपर कितनी युद्ध होते हैं, है ना। हरावल ये होता है मध्य भाग, और यहां होता है चंद्रावल। यानी सबसे खतरनाक कौन? हरावल। मध्य वाला ना तो इससे खतरनाक है ना ही इससे कमजोर है, यानी ये बीच का है। और ये चंद्रावल है ना, बिल्कुल गया बीते हैं, यानी जो सैनिक सीख रहे हैं ना लड़ना, उनको चंद्रावल भाग में खड़ा करते हैं। और वो गाना भी है ना, फिल्म चंद्रावल देखूंगी, तो वो यही चंद्रावल वाला भाग देखेगा ना। हरावल यानी जो 10,000 हरावल के सैनिक है, उनको क्या किया? सेफ जगह पे पहले छुपा दिया कि जब तक मेरा संदेश ना आए। किसने? गोरे ने कहा कि जब तक मेरा संदेश नहीं आए तुम आराम से वहीं बैठे रहना, जब मेरा संदेश आए तब आप ऐसा आक्रमण करना कि चौहान की सेना को संभलने का भी टाइम नहीं मिले। क्योंकि ये जो 10,000 सेना छोड़ रखी थी वहां पे, ये बिल्कुल फ्रेश थी, ना लड़ाई में थकी हुई, ना आराम से वहां थी। और बाकी सैनिक इसके जो आए थे लड़ने, वो लड़ रहे थे, है ना। अब ये यहां से थोड़ा साफ करता हूं उसे।
1192 कितना 1192 ईस्वी। कौन? गोरी। इधर गोरी, इधर कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये अजमेर के राजा, ये गोरी की। इसकी सेना, इनकी सेना आ रही थी आमस, है ना। तो इसने सोचा, किसने? गोरी ने, कि यार पृथ्वीराज चौहान तक अपन ये खबर तो पहुंचाए कि मेरे साथ कौन है? जयचंद गढ़वाल की सेना भी मेरे साथ है। यानी सैनिक सहायता कौन दे रहा है इनको? गोरी को, जयचंद गढ़वाल। क्योंकि जयचंद गढ़वाल की पुत्री जी को भी उठाया था, दिल्ली की सत्ता को भी, और इनका क्या हो गया था? विरोधी, आपस में दुश्मन हो गए। वैसे तो मौसेरे भाई थे ये, लेकिन गोरी को किसने सैनिक सहायता दी? जयचंद गढ़वाल ने। तो इसकी सेना क्या हो गई? जयचंद और गोरी की प्लस में हो गई, यानी ज्यादा हो गई। कि ये बात पूछो आप किसके पास? पृथ्वीराज चौहान के पास। देखिए वो घबराता है, अधीनता स्वीकार करता है या नहीं। तो गोरी ने अधीनता स्वीकार करने के लिए एक दूत भेजते हैं। क्या भेजते हैं? एक दूत भेजते हैं जिसका नाम होता है आइन उल मुल्क। क्या होता है? आइन उल मुल्क। ये जो आता है, इसको बोलते हैं कि जा पृथ्वीराज को बोल के अधीनता स्वीकार कर लो। अधीनता के लिए किसे भेजते हैं? आइन उल मुल्क को, कि जा उसे बोल पृथ्वीराज को कि मेरे साथ जयचंद गढ़वाल भी है। बराबर टक्कर का था इनके ना, जयचंद गढ़वाल है और गोरी की सेना। इस बार हम सेना बहुत ज्यादा लेके आ रहे हैं, ऐसे वैसे, यार इसको डरा के जाके। तो अधीनता के लिए कौन आता है? आइन उल मुल्क संदेश लेके आता है। पहले ये नहीं था कि ये गोरी का आदमी है तो इसको पहले सल्टा दो, नहीं। जो संदेश वहां आता था ना, उसकी इज्जत होती थी कि ये कुछ संदेश लेके आया। अंदर लेके गए थे। आइन उल मुल्क ने जैसे कहा कि आपको हमारे राजा की क्या कर लो? अधीनता स्वीकार कर लो, आपको छोड़ दिया जाएगा या आपको जान बख्श दी जाएगी। तो आपने यहां पढ़ा होगा बाबा खांडेराव, खांडेराव या खांडेराय था। उन्होंने इनसे कहा था पृथ्वीराज जी से कि आपके आगे हो तो इनसे मैं सुलटू। तो खांडेराव ने, या जो गोविंदराय, सॉरी हाँ गोविंदराय, इन्होंने इतनी खूंखार आवाज में या इतनी बुलंद आवाज में इनको कहा कि एक बार गोरी को कहना कि खांडेराव या गोविंदराय ने याद किया आपको, है ना। गोविंदराय ने याद किया कि वो इतनी खतरनाक आवाज में कहा कि इसकी आवाज चली गई। किसकी? ये इतना डर गया कि इसकी आवाज चली गई। आया यहाँ किसके पास? गोरी के पास। इशारों में वही हाँ हूँ वहां। गोरी का हुआ क्या वो तो बता। खांडेराव ने याद किया कि आपको। गोरी ने कहा कि अधीनता के तो बस की बात है नहीं। फिर एक जने को भेजेगा ये, किसको? समझौते के लिए, कि भाई अपन चाल चलते हैं समझौते वाली। अधीनता तो वो स्वीकार करने वाला है नहीं, तो क्या भेजते हैं अपन? समझौते। समझौते के लिए भेजेगा। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, यहाँ पढ़ाता हूँ, या कोई भी XYZ टीचर आपको पढ़ाता अपने राजस्थानी में, एक लैंग्वेज में अपन कहते हैं समझ आयो नहीं आयो। अपन कहते हैं ना समझ आया या नहीं आया, तो मारवाड़ी में कहते हैं समझ आयो या नहीं आयो। तो समझौते के लिए भेजेंगे ये किसको? हमजा। समझ में आया या नहीं आया, हम समझाने के लिए किसे भेज रहा है? हमजा को। और इसका नाम होता है रुकुमुद्दीन, रुकुमुद्दीन हमजा। यानी अपन कहते हैं ना हमजा, समझ में आया या नहीं आया। और गोरी ने कहा कि जब पृथ्वीराज को हमजा समझा के आके, तो किसको? रुकुमुद्दीन हमजा को भेजता है ना। रुकुनुद्दीन हमजा जाता है समझाने के लिए का इनके दरबार। रुकुनुद्दीन है ना, रुकुमुद्दीन नहीं, रुकुनुद्दीन। ये जाता है इनके का दरबार में, और इनको कहता है कि हमारे जो राजा है गोरी, वो आपसे क्या करना चाहते हैं? अधीनता वाला तो प्रस्ताव कैंसिल, आपसे समझौता करना चाहते हैं। तो जिस रुकुमुद्दीन हमजा को भेजा ना गोरी ने, इसको कहा कि मेरे को एक एक पल की खबर चाहिए कि क्या हो रहा है, राजा की तैयारी कैसी है, वहां कौन कहाँ बैठा है, क्या मतलब हर चीज की एक्यूरेट क्या चाहिए? तैयारी। जैसे इसने कहा कि हमारा राजा क्या करना चाहता है? समझौता। पृथ्वीराज की सेना राजी हो गई, खुश हो गई कि अब लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी, अब तो अपन वो समझौता हो रहा है। उत्साह बनाने लग गए, खुशी बनाने लग गए। ये कौन? पृथ्वीराज के सैनिक। ये आता हमजा वापिस कहा गोरी के पास, और गोरी को एक ही चीज कहता है। तो गोरी पूछता है कि क्या क्या है वहां। तो इन्होंने कहा कि वहां पे सैनिक तो इतने खतरनाक खतरनाक बैठे हैं पृथ्वीराज चौहान के पास कि ताकतवर ताकतवर।
गौरी ने कहा वो तो मेरे को पता है क्योंकि 91 में मैंने देख लिया था। और ये कहता है, जब रुकमुनुद्दीन हमजा कहता है कि गौरी को एक ही बात कहता है कि जैसे मैंने समझौते की बात की कि हमारा राजा क्या करना चाहता समझौता, उस वक्त उनके सैनिक क्या हो गए, उत्साह बनाने लग गए या राजी खुशी से हंसने कूदने लग गए। तो गौरी ने कहा, वो महाभारत देखते हैं अपन, उसमें एक वो सुकुनी मामा कहता है कि बेटा रणभूमि में युद्ध जीतने से पहले मनोभूमि में युद्ध जीता जाता है। तो गौरी ने यही कहा कि मैंने युद्ध जीत लिया है। तो इन्होंने पूछा कैसे, कि वो सैनिक राजी हो गए ना, तो मैंने युद्ध जीत लिया है। अब ये क्या करेगा, समझौते के लिए बुलाया। तो इधर भी नॉर्मल हो गए राजा, अपने पृथ्वीराज चौहान भी नॉर्मल हो गए कि समझौते के लिए तो जाना है। तो कुछ सैनिक लिए चल दिए, और जो सैनिक थे वो भी इतनी तैयारी से नहीं गए थे, उन्होंने भी यही सोचा भाई कि समझौते के लिए जा रहे हैं। तो समझौते के लिए जैसे आते हैं, ये इसको हटा देते हैं। कब की घटना थी, 1192 में, वही तराइन का मैदान, हरियाणा, करनाल हरियाणा में है। तो इधर तो रहता है गौरी, और इधर सेना आ जाती है अपने अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, है ना। तो इधर पड़ाव डाले हुए ये इधर। तो रात का समय होता है, इन्होंने सोचा सुबह उठ के क्या करेंगे, अपन समझौता करेंगे। रात को बातचीत हो गई और सुबह उठ के समझौते की शर्तें वर्तें अपन लिखावट में ले लेंगे। तो इधर सैनिक थे। सुबह के समय इन्होंने क्या किया, सोच, अपन सुबह सुबह सोच क्रिया के लिए सैनिक क्या बिखरे हुए थे, एक दूसरे से दूर गए हुए थे। अब इनके हथियार यही जो डेरा डाल रखा था वही थे। गौरी को पता था कि अपने को धोखा देना ही है, समझौते के तहत बात होती है, समझौते के तहत लड़ाई नहीं होती। लेकिन गौरी को तो वो था ना गद्दार वाला, कि गद्दारी अपनानी है। तो इन्होंने क्या किया, इस पे दावा बोल दिया, सैनिक को चारों तरफ से घेर लिया, किसने, गौरी ने, और इन पे युद्ध कर दिया। अब इनके पास हथियार नहीं थे। कुछ समय तक युद्ध चला, इनके सैनिक भी मारे गए, कटे गए। लेकिन कुछ समय बाद ये सैनिक जो थे ना बराबर की टक्कर में आ गए, क्योंकि कमजोर नहीं था अपना पृथ्वीराज चौहान तृतीय, है ना। तो गौरी की सेना को इतने मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे कि जिसकी सीमा नहीं थी। गौरी की सेना हारने वाली थी कि गौरी को याद आया, अरे डटो, मेरे 1000 सैनिक हरावड़ वाले वो तो बाकी है, इनको बुलाओ के, इनको यहाँ बुला लिया। अब पृथ्वीराज के सैनिक जो थे वो थक गए थे बेचारे, लड़ते लड़ते थक गए, आधे काम में भी आ गए, वहां पे शहीद हो गए। अब वो जो 1000 सैनिक आए थे वो तो ताजा थे, तरोताजा, और हरावल वाले थे। इन्होंने आके घेर के इनको हराना शुरू कर दिया। यहाँ से किसी ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान, युद्ध अपन राजा को कहा कि अगर आप जीवित रहे, एक युद्ध में होता है कि राजा अगर मारा जाता है या शहीद हो जाता है ना, तो सेना पूरी खंडित हो जाती है। 91 में देखा था अपन ने कि गौरी की जब घोड़े से गिर जाता है तो सेना बिखरने लग जाती है। तो किसी ने कहा कि राजा आप निकलो यहाँ से, आप यहाँ से निकलो, हम पीछे युद्ध को देखते हैं कि अगर आप जिंदा रहे तो युद्ध को तो गौरी को और हरा देंगे। तो ये राजा यहाँ से पृथ्वीराज चौहान निकलते हैं अपने, ये चीज देख लेता है गौरी। तो गौरी मन ही मन में कहता है कि पृथ्वीराज चौहान, कि चौहान जो तूने गलती की थी 1191 में मुझे जिंदा छोड़ के, वो गलती मैं आगे नहीं करूंगा। क्योंकि अभी भारी कौन था 1192 में, गौरी ने सोचा कि अगर 1193-94 देखना है तो ये जीवित रहा तो अपने पे वापस भारी पड़ेगा, क्योंकि अपन ने ये युद्ध धोखे से जीता है। अगर इसको सचेत करके जीतते तो अपने से जीता नहीं जाता, तो धोखे से जीता है। तो ये गौरी कहा कि मैंने जो आपने गलती की चौहान जी, वो मैं नहीं करूंगा गलती। इनका पीछा करते हैं। और जो सिरसा है, सिरसा नामक स्थान पे, ये भी हरियाणा में ही है ना, इनको क्या कर लेते हैं, पृथ्वीराज जी को कैद बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। और बंदी बना के कहां ले जाते हैं, इनको ले जाते हैं डायरेक्ट गजनी, गजनवी ले जाते हैं। और दूसरी चीज इसमें ना, बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि यहीं पे इनका शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते, या यहीं पे जो गौरी इनको मार देता है। और बहुत से कहते हैं नहीं, वहां वो जो चंद्रवरदाई वाली कथा है ना, वो यहीं से होगी। चंद्रवरदाई के तहत इनको कहां ले जाता है, वहां पे गजनी, है ना। तो एक बार इसको देखो, ठीक है। गजनी ले गए अपने पृथ्वीराज चौहान को, कहा, गजनी अफगानिस्तान में होता है ना उस समय, अभी वर्तमान का जो अफगानिस्तान है वहां पे, गजनी पहले अलग ही था, है ना। अब गजनी ले जाता है, पीछे पृथ्वीराज चौहान का दोस्त रहता है चंद्रवरदाई, जिसका बचपन का नाम होता है पृथ्वी भट्ट। मूवी में देखा था ना भट्टा, ये कान्हा रहता है वो हमेशा इसके अपोजिट रहता है, अरे भट्टा रुक जा,
पृथ्वी भट्ट उन्हें बोलते हैं ना, जो इनके रोजा। और इन्होंने किताब लिखी थी कौन सी? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो लिखी थी, जिनको पूरा इन्होंने नहीं किया था चंद्रवरदाई ने। अभी स्टोरी आएगी कि ये चंद्रवरदाई जी के काम में आ जाएंगे। इनका बेटा होता है जल्लन, जल्लन, ठीक है। चंद्रवरदाई जी के बेटे होते हैं, वो इनको पूरी करेंगे। अभी जब अपन नोट डाउन करेंगे तब देखते हैं। कहाँ गए? गजनी लेके आ गए। किनको? इनको। अब कुछ दिनों तक इनको वो पड़तानाएं देने लगे, सजाएं देने लगे। और कहते हैं कि जब गौरी ने पृथ्वीराज जी को कैद किया, तब पृथ्वीराज जी की सिर और आंखें झुकी नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि ये सर झुकाओ राजा हमारे सामने, आप हमारे गुलाम हो। तो पृथ्वीराज ने कहा कि ये गुलाम सिर्फ एक ही है भगवान का, बाकी किसी का गुलाम नहीं। ये सर भगवान के आगे झुकता है, ये अपने माँ बाप के आगे झुकता है। गौरी तेरे आगे तो नहीं झुकेगा। तो आंखें भी झुकाने के लिए बोली, तो आंखें भी नहीं झुकाई। तो इन्होंने क्या किया? गजनी ने, गौरी ने गरम सरिया करके, जो अपने रोड होती है लोहे की, वो इनकी आंखों में डाल दी। तब तक इन्होंने आंखें नहीं झुकाई और कहा कि अब तो अधीनता स्वीकार कर ले, अब तो तेरी आंखें फूट गई, अब तो गुलाम बन जा। फिर भी अपने चौहान ने कहा कि नहीं, ये राजा ऐसा नीचे मर जाए लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करे, अपने देश और अपने साम्राज्य के साथ गद्दारी नहीं करेगा। फिर गौरी ने इनको, जो सैनिक होते हैं उनको कहा कि इनको कोड़े मारो, जब तक ये अपने गुलाम नहीं बने या जब तक अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करे, इनके कोड़े मारो। कहते हैं कि दिन में 9 बार, एक दिन में 9 बार कोड़े मारो के पृथ्वीराज के। तो 9 बार कोड़े मारते थे। और कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद जो चंद्रवरदाई है वो आता है कहाँ? गजनी। किसके? साधु के वेश में, मतलब बाबा जी बन के आता है साधु के वेश में। और आके गौरी को कहता है कि राजा, मैंने सुना है कि तूने भारत से एक महान शासक राजा चौहान को उठा के लाया। तो गौरी कहता है कि काय का मान, वो तो हमारा गुलाम बना बैठा है, कि मतलब कैद में था इनके, तू काय का गुलाम था। तो चंद्रवरदाई जी कहते हैं कि वो गुलाम नहीं, मैंने सुना है कि वो पूरे विश्व में उनके जैसा शब्द वेदी बाण नहीं चला सकता है। तो फिर गौरी जी कहता है कि अब थारों का छुपाना बाबा, कि वो हमारी अधीनता ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे कहने पे शब्द वेदी बाण कैसे चलाएगा? तो चंद्रवरदाई ने कहा वो मेरे पे छोड़ो। तो चंद्रवरदाई को मिलाते हैं किससे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय से, तीसरे थर्ड से, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, है ना। ये क्या बार बार लंबा नाम है तो लिखने में शॉर्ट किया। तो अब जब इनको मिलाते हैं पृथ्वीराज चौहान से, तो चंद्रवरदाई ने कहते हैं कि मित्र, इनके दोस्त है कि मित्र। तो आवाज सुनते पृथ्वीराज चौहान ऊपर देखते हैं और दोस्त की तरफ, चंद्रवरदाई की तरफ देख के रोने लगते हैं कि कहाँ मैं भारत पे राज करता था और कहाँ आज मैं यहाँ आ गया। तो गजनी ने कहा भी था कि अगर तू मेरे गुलाम बन जाएगा या मेरी अधीनता स्वीकार कर लेगा तो तुझे पूरा हिंदुस्तान दे दूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान का राजा उस समय गजनी बन चुका था, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान पृथ्वीराज चौहान का था। पृथ्वीराज चौहान ही हार गए तो कौन बनेगा वो। तो चंद्रवरदाई ने कहा कि मित्र, तब ये रोने लग गए थे पृथ्वीराज चौहान। जीवन भर में पहली बार वही रोए थे कि कहा मैं अपने साम्राज्य, अपने लोगों की सहायता नहीं कर पाया, उनको बचा नहीं पाया। तो चंद्रवरदाई कहते हैं कि कुछ नहीं, आज के 2-4 दिन बाद तू उनसे बदला ले सकता है। किससे? गौरी से। तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि तू बदले की बात करता है, बदला कैसे लूंगा मैं? अधमरी हालत में, यानी अचेत अवस्था में, घायल अवस्था में हो गया, क्योंकि उनके शरीर पे, जब ये चंद्रवरदाई देखते हैं ना, शरीर पे चमड़ी नहीं थी, ओनली फॉर मांस लटक रहा था। किनके? पृथ्वीराज चौहान के। इतने कोड़े मार चुके थे उनके। तो पृथ्वीराज चौहान को चंद्रवरदाई कहता है कि आप मेरी बात सुन रहे हो ना, तो आपके कान सही है, मतलब कानों अंदर से कान तो सही है, आप मेरी बात सुन सकते हो, यानी आप शब्द वेदी बाण चला सकते हो। तो खेल का आयोजित करवाया 4-5 दिन बाद। और इसको शक था गौरी को, क्योंकि खतरनाक आदमी था ये, जो अपने पृथ्वीराज चौहान थे ना, बहुत खतरनाक। तो जैसे वो खेल का आयोजन कहाँ करवाए? यहाँ करवाते है ना। जैसे मान लो ये मैदान, इधर से मान लो ये पृथ्वीराज चौहान और वो चंद्रवरदाई यहाँ पे बैठा है सिंहासन डाल के, सिंहासन पे सिंहासन ऊपर बैठा है गौरी। यहाँ बना दो इसको, गौरी को ऐसे बना दो, ये गौरी बैठा है, ठीक है। चारों तरफ इसके घंटियां लगा देते हैं कि इसको डापाचूक करने के लिए, है ना। क्योंकि ये राजा अगर वाक्य में इतना खतरनाक हुआ तो इनकी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो इनको लाने से पहले ना एक बार और इनकी आंखों में गर्म सरिये डाले जाते हैं। जो पृथ्वीराज चौहान है ना, डर था गौरी को
कि ये कहीं इस अवस्था में भी अपने को नहीं सल्टा दे। तो इनकी आंखों में एक बार और गर्म सरिये डाले जाते थे, लाल मिर्च पाउडर डाला जाता था, इनको लाया जाता है यहाँ पे। किनको? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। और साथ ही खड़े थे चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई और इनके हाथ में तीर कमान से दिखाया जाता है। जो भी मूवी में दिखाया ना पृथ्वीराज चौहान में, वैसा बिल्कुल नहीं है ना। तीर थमाया जाता है, चारों तरफ से घंटियां बजाई जाती है इनको गुमराह करने के लिए। तो पर ये चंद्रवरदाई वो बोलता है श्लोक, इसको पृथ्वीराज चौहान को समझाने के लिए बोलता है इनको कि श्लोक 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताहे पे सुल्तान है मत चुके चौहान। एक बार वापस कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताहे पे सुल्तान है मत चुके चौहान। यानी जहां पे ये खड़े थे उनको कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, यानी ऊपर अंगुल अष्ट करते ना, अंगुल अष्ट प्रमाण ताहे पे सुल्तान है मत चुके चौहान। यहाँ पे खड़े थे, जैसे गोरी ने पलक झपकाई सीधा पृथ्वीराज ने तीर चलाया, दिल में जाके गोरी जी वहीं सलट गए। भागे भागे गए चंद्रवरदाई पृथ्वीराज जी के पास, दुश्मन समाप्त। क्योंकि तीर इस कदर चलाया था कि एक तीर में ये नीचे का दुश्मन समाप्त। तब पृथ्वीराज चौहान जी कहते हैं कि चंद्रवरदाई तू मेरा मित्र है, परम मित्र है, तो मैं एक लास्ट सेवा चाहता हूं तेरे से कि मैं दुश्मनों के हाथों मरना नहीं चाहता हूं, तू मेरे को खुद मार दे। तो इनके पास एक कटार होती है चंद्रवरदाई के, तो उनके कटार डालते हैं पृथ्वीराज चौहान के, और स्वयं भी उसी कटार से मर जाते हैं, दुश्मनों से नहीं मरते हैं। तब इनके सैनिक जो रहते हैं गोरी के, इनको पकड़ के ले जाते हैं, और जो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां होती है ना, उन्हें ये कब्र होती है गोरी की, उस कब्र के बाहर लगा देते हैं, कब्र के बाहर दफना देते हैं। और कहते हैं कि आते जाते, जैसे मान लो ये कब्र है, यहाँ पे कब्र है, और यहाँ पे क्या कर दिया, इनकी अस्थियों को डाल दिया कि जो भी आएगा यहाँ पे चप्पल मार के जाएगा। क्योंकि इनके राजा को मारा था अपने राजा ने कि चप्पल डाल के जाएगा। और अपने शेर सिंह राणा जो 2004 में तिहाड़ जेल को तोड़ के, जो भारत की मतलब सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जेल है तिहाड़ जेल, वहां से भाग के और अस्थियों को लेके आए थे। किनको? पृथ्वीराज जी को। और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इनका मंदिर भी बना हुआ है पृथ्वीराज जी चौहान का ना। तो शेर सिंह राणा इनको लाता है तिहाड़ जेल में। जो शेर सिंह राणा फूलन देवी जो विधायक भी थी, फूलन देवी की हत्या करता, डाकू भी थी, तो उनकी हत्या कौन करते हैं? शेर सिंह राणा। उन्होंने जाके वहां से लाए थे, क्योंकि वहां पे तालिबान थे तिहाड़ जेल में। तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे भारतीयों से में तो इतनी ताकत नहीं कि जाके अपने राजा की अस्थियां ले आए। और कहते हैं कि ये जो राजा था अपना पृथ्वीराज चौहान, ये लास्ट हिंदू सम्राट था। क्या था? लास्ट हिंदू सम्राट। यहां तक देखा। अब इनकी लास्ट में 2 उपाधियां भी होती है किनकी? पृथ्वीराज चौहान की। एक तो होती है दल कुंगल यानी विश्व विजेता, और एक होती है राय पिथौरा या रण पिथौरा, जो युद्ध में पीठ दिखा के ना भागे। जब इनको नोट डाउन करेंगे सारी चीजें लिखेंगे। और अपने 3 जो राजा थे, 3-4 राजा थे जो इन्होंने द्वितीय युद्ध में साथ दिया था, जैसे आमेर के राजा थे, जालोर के राजा थे, वागड़ या मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ में 1172 के आसपास जो राजा था वो मेवाड़ से वागड़ प्रदेश में चला जाता है। जब उन पे आक्रमण होता है तो सामंत सिंह वहां से सामंत सिंह आते हैं यहाँ पे तराइन के द्वितीय युद्ध में। और आमेर से अपन ने पढ़ा था पंचन देव या कुंजन राय, और जालोर से समर सिंह। तो इन चीजों को अपन लिखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। क्या? कि द्वितीय युद्ध के महत्वपूर्ण बिंदु। इन सबको छोड़ो, ये हेडिंग डालो, तराइन के द्वितीय युद्ध, करनाल हरियाणा। ये तो लिखना आपको है ना, कहां हुआ था? करनाल हरियाणा। ठीक है, परिणाम में लिख लेना। गोरी की विजय। गोरी की क्या हुई थी? विजय हुई थी। अब महत्वपूर्ण बिंदु में लिखना अपने को। पहले महत्वपूर्ण बिंदु जो लिख रहे हैं उसमें पहला पॉइंट लिखना अपने को कि जो 1192 में जब ये आते हैं, कब आते हैं? 1192 में। तो अधीनता स्वीकार करने के लिए किसको भेजते हैं? क्या लिखे? गोरी ने को अधीनता स्वीकार
करने के लिए किसको, आइन उल मुल्क को भेजा, आइन उल मुल्क को भेजा। ठीक है, तो इस पे खंडेराव ने उनको क्या कहा था, वो है ना, जवाब किसने दिया, खंडेराव ने। ये चीज आपको वैसे याद रख लेने, लिखने की जरूरत नहीं है, भेजा। दूसरी बार समझौते के लिए, किसके लिए, समझौते के लिए किसको भेजा था, रुकनुद्दीन हमजा के लिए भेजा था, रुकनुद्दीन हमजा को, समझौते के लिए रुकनुद्दीन हमजा को भेजा। किसने भेजा, गोरी ने। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपन ने लिखे है, तो गोरी की सैनिक सहायता किसने की थी, ये महत्वपूर्ण बिंदु में यहां लगा लो पहले, महत्वपूर्ण बिंदु, गोरी की सैनिक सहायता किसने की थी, कन्नौज के जयचंद गढ़वाल, किसने की थी, जयचंद गढ़वाल ने क्या की थी, सैनिक सहायता की थी, है ना। हो गए ये 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट लिखते हैं अपन। पहला क्या था, गोरी ने अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा। दूसरा पॉइंट क्या था, समझौता। तीसरा क्या था कि सैनिक सहायता किसने की थी, कन्नौज के जयचंद गढ़वाल ने। चौथा है कि पृथ्वीराज का साथ, यानी पृथ्वीराज के साथ कौन कौन से राजा खड़े थे, तो अपन लिखते हैं पहला जालोर, जालोर के थे समर सिंह, कौन थे, समर सिंह। दूसरा लिखते हैं अपन आमेर, आमेर के वही पंचन देव या कुंजन राय। ठीक है, तीसरे थे अपने मेवाड़, जो मेवाड़ से वागड़ चले जाते हैं, यानी वागड़ भी लिख लेते हैं अपन ओब्लिक में, मेवाड़ वागड़ कौन थे, सामंत सिंह, सामंत सिंह। ठीक है, 5वां पॉइंट लिखे, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को गोरी ने सिरसा हरियाणा एचआर में बंदी बनाया, बंदी बनाया, क्या बनाया, बंदी बनाया। और छठा पॉइंट लिखे, तो चंद्रवरदाई के अनुसार, चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु कहाँ हुई थी, गजनी, गजनी में हुई थी। बहुत से जो राजा थे, सॉरी राजा क्या, इतिहासकार, उन्होंने कहा कि जो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, वो एक मन गढ़ंत कहानी के रूप में लिखी है कि जो पृथ्वीराज है ना, उनको गजनी लेके नहीं गया था, कि जो गजनवी है ना, सॉरी गोरी, गजनी लेके नहीं गया था, इनको ना सिरसा हरियाणा में क्या कर दिया था, इनका वध कर दिया या इनके मृत्यु के घाट उतार दिया। लेकिन चंद्रवरदाई ने कहा कि नहीं, वहां पे गए थे। और चंद्रवरदाई की किताब को पूरी कौन करेगा, जल्लड़, जो क्या होगा, चंद्रवरदाई का बेटा। अगर बहुत से इतिहासकारों ने वापस मत रखा कि अगर आप कहते हो कि गोरी इनकी पृथ्वीराज चौहान की हत्या अगर यही हो गई थी सिरसा, तो ये जो अपने शेर सिंह राणा है वो अस्थियां किन की लाए थे, गोरी की, गोरी की अस्थियां कहीं को लाते, किन की लाए थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की अस्थियां लेके आए थे, है ना। तो अब अपन छठा पॉइंट लिखे, ये लिख दो, है ना, छठा सातवां कि पृथ्वीराज रासो
को पूर्ण जलहन, जलन कौन था? सन ऑफ चंद्रप्रदाय। पृथ्वीराज रासो को पूर्ण जलन ने किया, ठीक है। किसने किया था? जलन ने किया था। ये 7 पॉइंट। 8वां पॉइंट लिखते हैं अपन कि जैसे अपन कहा गया था पृथ्वीराज रासो, ये किताब पढ़ी थी पृथ्वीराज रासो, वैसे ही इस युद्ध के और कौन कौन सी किताबों में वर्णन मिलता है उनको देखते हैं। इसको नोट डाउन करो। अब देखते हैं कि इस युद्ध का वर्णन और किस किस किताबों में या किस किस ग्रंथों में मिलता है। उसको भी हटा देते हैं ना। 1192 यहां लिख देते हैं, 1192 ईस्वी, ठीक है। पॉइंट कौन सा था अपना? 8वां पॉइंट था इस युद्ध का विस्तार या विस्तार वर्णन निम्न ग्रंथ में मिलता है। किन किन में मिलता है वो देखते हैं। पहला लेते हैं अपन पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता कौन थे? चंद्रप्रदाय। दूसरा लिखते हैं ताज उल मासिर, मासे का सिर, है ना। नाम अजीब से लग रहे होंगे आपको कि ताज उल मासिर, ये मासे का सिर। हसन निजामी कौन था? ताजुल मासिर का रचयिता हसन निजामी। एक और आती है इनकी तबकात, नाम ही अजीब से इनके कि तबकात, यानी एक तो अपनी ये तो इसी लैंग्वेज में याद होती है। पृथ्वीराज रासो की रचयिता चंद्रप्रदाय, और पूर्ण किसने की थी? जल्लन ने। ताजुल मासिर, मासे का सिर, मासे का सिर किसकी मासे का सिर? हसन निजामी की मासे का सिर। याद करने का तरीका है कि ताज उल मासिर किसकी मासे का सिर? हसन निजामी का मासिर का सिर। अब आती है तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिर, तबकात ए नासिर। एक आपने बॉलर देखा होगा मोहम्मद सिराज। कौन? मोहम्मद सिराज है तबकात ए नासिरी। मैं लिख दूं पहले सिराज, मोहम्मद सिराज। आपको याद क्या करना है? मोहम्मद सिराज। मासी के सिर में तो कौन था? हसन निजामी की मासी का सिर। और अब जब मोहम्मद सिराज है अपने, तो मिनहास उल सिराज, मोहम्मद सिराज जो बॉलर है अपने इंडिया टीम में, तो तबकात ए नासिरी के कौन? मोहम्मद सिराज, यानी मिन है ना, मिनहास उल सिराज। ये कौन है? ये 3 किताबें, इनके नाम याद रख लेना। वैसे अपने छोटे लेवल में पूछेगा नहीं, पुलिस, राजस्थान पुलिस में और पटवारी में नहीं पूछेगा। ये जैसे कॉलेज लेक्चरर एग्जाम है या फर्स्ट ग्रेड लेवल का, तो उनमें पूछ लेता है कि ताजुल मासिर का रचयिता कौन है या लेखक कौन है, तो हसन निजामी। या पूछ लेता है 4 किताबें देखे कि हसन निजामी की निम्नलिखित में से किताब कौन सी है, तो ये क्या हुई? इनकी किताबें। इनको नोट डाउन कर लो एक बार साइड में। हो गया। अब अपन ने परिणाम पहले देख लिया था, वो एक लाइन बता दो आपको कि नंबर पॉइंट लिख लो या हैशटैग लगा के देख लो। गोरी को कहाँ ले गया? गजनी। गोरी ले गया पृथ्वीराज चौहान को गजनी, है ना। तो वो जब श्लोक बोलता वो लिख देता हूं एक बार। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुलष्ट प्रमाण ताहे पे या ताहे पर
ताए पे सुल्तान मत चूके चौहान। ये दोहा समझ लो कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताहे पे सुल्तान मत चुके चौहान। ताहे पे सुल्तान है, या डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि ताहे पे सुल्तान मत चुके चौहान। ये जब किसने बोला था? चंद्रवरदाय ने। और तीर किसने लगाया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने। और किसके लगा था? तो गौरी के। जो सुल्तान है गौरी के तीर लगातार यहाँ पे वो सलट जाते हैं। फिर इनकी जो अस्थियों को वहां दफन करते हैं, कहाँ पे? कि जो गौरी की कब्र होती है उसके सामने इनकी अस्थियों का डालते हैं ना। तो इनको हटा दो। अस्थियों को कौन लेके आता है? तो अपने शेर सिंह राणा 2004 में जेल तोड़ के जाते हैं। ये 2004 में जेल तोड़ के जाते हैं और अस्थियों को लेके आते हैं। तो अस्थियों का तो कोई लिखे क्या? शेर सिंह राणा ने लेके आए। आगे लिखते हैं अपन नोट करके, है ना। नोट 21वीं शताब्दी में शेर सिंह राणा ने गजनी से पृथ्वीराज चौहान तृतीय की अस्थियां को भारत लाए। जो ये थे ना, कौन? शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल में बंद थे, क्योंकि इन्होंने जो भूतपूर्व डाकू फूलन देवी या विधायक थी उनको शेर सिंह राणा ने मारा था। तो इनके चक्कर में ये क्या थे? जेल में। कहाँ थे? तिहाड़ जेल में ये कैदी के रूप में थे। और 2004 में तिहाड़ जो जेल तोड़ के जाते हैं, क्योंकि वहां पे जब तिहाड़ जेल में थे ना तो वहां तालिबानियों इनको चिढ़ाते थे शेर सिंह राणा को कि तुम यहाँ क्या शेर बनते हो, क्या आपके राजा की अस्थियां तो हमारे वहां पे है जहाँ पे हम चपले खोलते हैं। जो वो चिढ़ाते थे। तो शेर सिंह राणा 2004 में जेल तोड़ के जाते हैं और फर्जी यानी डुप्लीकेट पासपोर्ट बना के गजनी जाते हैं। और रात के समय में 2-4 दिन तक तो इन्होंने कंबल ओढ़ के इधर उधर फेरे लगाए कि कैसा क्या माहौल देखा। फिर रात के समय जाके अस्थियों को निकाला वहां से और फ्लाइट पकड़ के वापस अपने भारत। और यहाँ पे जो अपना है ना गाजियाबाद, वहाँ इनका मंदिर भी बनवाया था पृथ्वीराज जी का। और ये हो गई अस्थियां को लेकर आए थे। फूलन देवी वाली बात लिखने के लिए आगे चले अपन। तो एक नोट और है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे इनके क्या थे? एक क्या था? कला साहित्य की, है ना। नोट करके लिख लो। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने स्वयं एक कला साहित्य यानी अपने जो दरबार था उसमें क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान ने स्वयं एक कला साहित्य की या साहित्य उस समय भी कला साहित्य को क्या दिया था? इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। ये स्थापना यानी विभाग बनाया, इस विभाग का अध्यक्ष बनाया था पद्मनाभ को। और क्या है? इनके दरबारी विद्वान लिख लेते हैं। दरबारी विद्वान में पहला तो आ जाएगा अपने चंद्रवरदाय। जिनका नाम पृथ्वी भट्ट, ठीक है। दूसरा ले ले अपन तो ये जैनक। तीसरा ले ले तो विद्यापति गौड़। जैनक जी आ गए, विद्यापति गौड़ आ गया, चंद्रवरदाय आ गए, और एक आते हैं वागेश्वर या वागीश्वर। ये क्या थे? इनके जो दरबारी विद्वान थे ना, ये थे।
अब जो जयानक है ये पुष्कर, अपनी जो पुष्कर झील है उनके किनारे बैठ के क्या लिखते थे, पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ लिखा था पुष्कर झील के किनारे लिखा था, पृथ्वीपट हो गया, विद्यापति हो गया। अब जो इनकी उपाधियां हैं किसकी, पृथ्वीराज चौहान की, वो लिखते हैं, इसको नोट डाउन करो। हो गई। जयानक वाली एक बात लिख लेते हैं नोट करके अपन। जयानक जी जो थे पुष्कर झील के किनारे पृथ्वीराज विजय, जो जयानक ने लिखा था पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है। अब एक और नोट, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि, एक तो थी दल पुंगल, क्या थी, दल पुंगल, दूसरी थी रण पिथौरा, या राय पिथौरा। इसका मतलब होता है विश्व विजेता, जो उपाधि थी इसका मतलब होता है विश्व विजेता, और इसका मतलब होता है रण पिथौरा का, या कि रण में पीठ न जानने वाला, यानी जो रण होती है ना युद्ध मैदान, उसमें ना तो पीठ दिखा, रण में पीठ दिखाकर न जाना या न भागना, है ना, यानी वहां छाती टोक के खड़े रहते थे, इसका मतलब है ना रण पिथौरा। एक और है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय है, या जो समय था इनका, समय ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय ही जो चिश्ती थे अपने, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अपन डायरेक्ट चिश्ती लिख लेते हैं ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या पूरा लिखूं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे। भारत में पृथ्वीराज चौहान जो थे अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। एक हेमो आएगा बीच में अकबर के समय, वो कुछ समय के लिए रहेगा, वो भी हिंदू साम्राज्य भारत पे राज करने वाला था, हिंदू सम्राट इसे माना जाता है। क्वेश्चन आया था कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। एक चीज और बता दूं कि बहुत से गाइडों में या अपने राजस्थान इतिहास में अपन पढ़े आरजे हिस्ट्री, तो गोरी की हत्या किसने की या गोरी को काम पे किसने लगाया, तो अपने आता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यानी वही 4-5-24 गज मूलस्थ प्रमाण के तहत गोरी को किसने सल्टाया। और अगर इंडिया लेवल की पूछ ले, हम इंडियन हिस्ट्री या बहुत से एग्जामों में या बहुत से इतिहासकारों ने गोरी की हत्या किससे मानी, तो 1206 में खोकर जाट पंजाब के जाट या खोखरों ने क्या किए, इनकी हत्या की थी। किनकी, जो गोरी था इनकी हत्या। राजस्थान इतिहास या बहुत से इतिहासकारों के अनुसार गोरी की हत्या किसने की थी, पृथ्वीराज चौहान ने। और इंडियन हिस्ट्री या फिर बहुत से इतिहासकारों के अनुसार सिंध लिख लो, पंजाब के आसपास ही है ना। तो 1206 में सिंध के जाट या खोखरों ने इनकी हत्या की थी। ये अपने पृथ्वीराज चौहान जी का और
तराइन का द्वितीय युद्ध भी सिलट गया। और दूसरी बात अपने अजमेर के चौहान, अब जो इनके बाद इनका बेटा होगा फिर इनका पृथ्वीराज चौहान तृतीय के गोविंदराज, वो रणथंभौर के स्थापना करेंगे। तो ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। और 5-7 मिनट पहले कल जो क्लास पढ़ेंगे, जितने भी अजमेर के या संभल के जो शासक थे उनके कार्यकाल को एक बार याद कर लेना। कुछ कुछ इंपोर्टेंट, जैसे अपने पृथ्वीराज का कार्यकाल कर लिया, सोमेश्वर चौहान का कार्यकाल याद कर लिया, अजयराज का कर लिया, अर्णोराज का कर लिया, हो सका तो हम याद कराएंगे, वरना एक बार आप इनके कार्यकाल को भी देख लेना। और जितना पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत हो तो कृपया करके कमेंट कर दे, तो उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।